हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उसको वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि दो ध्रुवीय किसे कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर दे लिखते हैं कि दो ध्रुवीय का अर्थ ऐसा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या दो बड़ी महाशक्ति या दो बड़े राज्य या दो बड़े गुट से हैं जिनके पास शक्ति बराबर है। क्या है? दो ध्रुवीय का अर्थ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या दो बड़ी महाशक्तियाँ या दो बड़े राज्य या दो बड़े गुट से हैं जिनके पास शक्ति बराबर हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया दो गुट में बंट गई। कितने गुट में बंट गई? दो गुट में बंट गई। एक गुट की अगुवाई अमेरिका कर रहा था और दूसरा गुट की अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था। यही दोनों गुटों को दो ध्रुवीय कहा गया। किसको किसको? अमेरिका और सोवियत संघ को दो ध्रुवीय कहा गया। तो प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सोवियत संघ का क्या उद्देश्य था। क्या था? सोवियत संघ का उद्देश्य क्या था? क्या था उद्देश्य? आइए इसका आंसर देखते हैं। गरीबी, आर्थिक महामंदी से छुटकारा पाने के लिए 15 राज्यों का यह संघ बना जिसको सोवियत संघ बोलते हैं। क्या हुआ? आर्थिक गरीबी महामंदी से छुटकारा पाने के लिए 15 राज्यों का यह संघ बना जिसको सोवियत संघ बोलते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाना था। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाना था। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। सोवियत संघ पश्चिमी अर्थात अच्छा नहीं होगा, अर्थात है यहाँ पे पश्चिमी अर्थात पूंजीवादी का सामना डटकर कर रहा था। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इस जगह क्या हो जाएगा? सोवियत संघ पश्चिमी अर्थात पूंजीवादी का सामना डटकर कर रहा था। मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था, जो 1985 से लेकर 1991 तक यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति रहे थे। कहाँ के? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति रहे थे मिखाइल गोर्बाचेव। प्यारे बच्चों, आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। और इसकी मृत्यु क्या बोलता है? यूएसएसआर का राष्ट्रपति कब से कब तक रहा था? 1985 से लेकर 1991 तक रहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सोवियत संघ का विघटन के क्या कारण थे? सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण थे। क्या थे? सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण थे। आइए देखते हैं। लोगों को गलत जानकारी देना कि यूएसएसआर विकास कर रहा है, यानी कि सोवियत संघ विकास कर रहा है। पश्चिमी देश के विकास के बारे में सोवियत संघ की जनता में जानकारी बढ़ना, यह भी था सोवियत संघ के विघटन का कारण। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन प्रणाली, यह भी एक था सोवियत संघ के विघटन का कारण। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। जनता के पीछे धन का उपयोग ना करके सैन्य हथियारों में अधिक धन का उपयोग करना, ये भी था सोवियत संघ के विघटन का कारण। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से गिरावट, तो ये भी था क्या बोलता है? सोवियत संघ के विघटन का कारण। प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम के क्या कारण है। देखते हैं परिणाम इसका। सोवियत संघ के विघटन के निम्न कारण है। क्या है? सोवियत संघ के विघटन के निम्न कारण है। देखते हैं। शीत युद्ध का अंत हुआ जिससे दूसरी दुनिया का पतन हुआ। क्या हुआ? शीत युद्ध का अंत हुआ जिससे दूसरी दुनिया का पतन हुआ। आगे देखते हैं। 15 देश जो सोवियत संघ में शामिल थे, वह सभी देश अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। क्या किया? 15 देश जो सोवियत संघ में शामिल थे, वह सभी देश अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। सैन्य हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई और पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा का अंत हुआ। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं।
पूंजीवादी विचारधारा का उदय हुआ, यह विचारधारा का दबदबा बढ़ने लगा और बड़ी बड़ी संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अमेरिका के कहने पर चलने लगा। आगे क्या बोल रहा है, मिखाइल गोर्बाचेव पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा दिया गया। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या कारण है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि शॉक थेरेपी की क्या विशेषताएं हैं। शॉक थेरेपी के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। साम्यवादी को दबाकर पूंजीवादी को बढ़ाना, यह है शॉक थेरेपी की विशेषताएं। दूसरा है सोवियत संघ के सहायक देश आपस में ना जुड़कर पश्चिमी देश में जुड़ गए। राज्य की संपदा का निजीकरण होना, सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदलना। आगे वित्त खुलापन पूंजीवादी क्या बोल रहा है, वित्त खुलापन पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए मुद्राओं की आपसी बदलाव शुरू होना। तो ये भी था आपका क्या बोलता है शॉक थेरेपी के का विशेषता है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि शॉक थेरेपी के नतीजे अर्थात क्या परिणाम हुआ। शॉक थेरेपी के निम्नलिखित परिणाम हुए, क्या हुए, निम्न परिणाम हुए। जनता द्वारा शॉक थेरेपी के अंतर्गत देखा गया अच्छी विकास का सपना खत्म हो गया। क्या हुआ, जनता द्वारा देखा गया अच्छी विकास का सपना खत्म हो गया। शॉक थेरेपी से पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। क्या हुआ, शॉक थेरेपी से पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण सरकार क्या बोल रहा है, आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण सरकार द्वारा आदेशित औद्योगिक नीति की बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी। 90% उद्योग निजी कंपनी को बेच दिया गया। रूसी मुद्रा में तेजी से गिरावट आ गई, महंगाई बढ़ गई, जिससे लोगों की जमा पूंजी भी समाप्त चली गई। आर्थिक विषमता क्या बोल रहा है, आर्थिक विषमता बढ़ गई खासकर रूस में। कहाँ पर आर्थिक विषमता बढ़ी, खासकर रूस में। तो प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि शॉक थेरेपी के नतीजे अर्थात क्या परिणाम हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि नागोर्नो काराबाग क्या है। आंसर देखते हैं। नागोर्नो काराबाग दक्षिण कॉकेशस के इलाके में स्थित एक क्षेत्र है। क्या है, दक्षिण कॉकेशस के इलाके में स्थित एक क्षेत्र है। क्या, नागोर्नो काराबाग। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। यह कॉक पर्वत श्रृंखला की हिनकॉक पर्वत श्रृंखला की हिनकॉक पहाड़ियों में आता है। किसमें आता है, हिनकॉक की पहाड़ियों में आता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ियों और वनों से भरपूर है। इसका ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ियों और वनों से भरपूर है। इसका क्षेत्र लगभग 4400 वर्ग किमी है। कितना, 4400 वर्ग किमी है। और आगे देखिए, अजरबैजान इसे अपना हिस्सा मानता है और औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे उस देश का हिस्सा माना जाता है। तो ये था आपका नागोर्नो काराबाग क्या है इसका टॉपिक के बारे में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि भारत और सोवियत संघ का संबंध कैसा है। भारत और सोवियत संघ का संबंध कैसा है, आइए देखते इसका आंसर। भारत और सोवियत संघ का संबंध देखिए डैश। शीत युद्ध के समय भारत और सोवियत संघ के बीच के संबंध अच्छे थे। क्या थे, शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध अच्छे थे। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो तथा विशाखापत्तनम में इस्पात कारखानाओं और हैवी इलेक्ट्रिकल जैसी मशीन के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता की। क्या की, आर्थिक और तकनीकी सहायता की। आगे देखते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण सोवियत संघ ने रुपये के माध्यम बनाया और भारत में व्यवसाय किया। सोवियत संघ ने भारत को राजनीतिक और सैनिक रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है। क्या बोल रहा है कि सोवियत संघ ने भारत को राजनीतिक और सैन्य रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से काफ़ी मदद की है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका भारत और सोवियत संघ का संबंध के बारे में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि पूर्वी साम्यवादी देश और भारत का संबंध। पूर्वी साम्यवादी देश और भारत का संबंध।
भारत की विदेशी नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू रूप के साथ अच्छा संबंध था। क्या था? क्या बोल रहा है? भारत की विदेशी नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू रूप के साथ अच्छा संबंध था। यह दोनों देश एक दूसरे के हितों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफ़ी एकता दिखाई है। भारत हिंदी फिल्में रूस में अच्छा प्रचलित हुए। कहाँ पे? भारतीय हिंदी फिल्में रूस में अच्छा प्रचलित हुए। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं। रूस और भारत का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। क्या है? रूस और भारत का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के जरिए हो। ये है भारत पूर्वी साम्यवादी देश और भारत का संबंध, यानी रूस और भारत का संबंध। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि बर्लिन की दीवार क्यों प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, इस बर्लिन की दीवार में ही हम सारा टॉपिक एक ही में कवर कर दिए हैं। अगर इससे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वो भी लिख दीजिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो भी आप पूरा लिख दीजिएगा, अगर शॉर्ट में क्वेश्चन बनेगा तो भी आप इससे क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। इससे आपका 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा जो कि हम आपको यहाँ पे बता देंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या बोल रहा है कि बर्लिन की दीवार एक ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संरचना थी। क्या थी? बर्लिन की दीवार राजनीतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण संरचना थी, जो जर्मनी के बर्लिन शहरों को 2 भागों में विभाजित करती थी। क्या करती थी? जो जर्मनी के बर्लिन शहरों को 2 भागों में विभाजित करती थी। यह दीवार 1961 से 1989 तक अस्तित्व में रही। कब से कब तक? 1961 से 1989 तक अस्तित्व में रही। अस्तित्व के दौरान पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक शक्तिशाली प्रतीक था। तो बर्लिन की दीवार कब से कब तक खड़ी रही थी? तो 1961 से 1989 तक। कब से कब तक? 1961 से 1989 तक। कब खड़ी की गई थी? 1961 में, गिराया गया था 1989 में। प्यारे बच्चों, ये आप टॉपिक याद रखिएगा, ठीक है? आपके ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। बर्लिन की दीवार का उद्देश्य पूर्वी से पश्चिमी जर्मनी की ओर होने वाले पलायन को रोकना था। क्या था? बर्लिन की दीवार का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की ओर होने वाले पलायन को रोकना था। पूर्वी जर्मनी की सरकार ने इस दीवार का निर्माण किया था। किस सरकार ने? पूर्वी जर्मनी की सरकार ने इस दीवार का निर्माण किया था, ताकि उनके नागरिक पश्चिमी जर्मनी ना जा सकें। दीवार के दोनों ओर के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। पश्चिमी बर्लिन एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक क्षेत्र था, जबकि पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ के प्रभाव में एक साम्यवादी क्षेत्र था। आगे देखते हैं 1989 में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान बर्लिन की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया। देखो, मिला ना? बर्लिन की दीवार 1989 में ध्वस्त कर दिया गया। आजकल बर्लिन की दीवार के अवशोषण एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षित हैं और जर्मनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय की याद दिलाते हैं। 13 अगस्त 1961 को पूर्वी जर्मनी की सरकार ने बर्लिन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। देखिए प्यारे बच्चों, मिला ना? 13 अगस्त 1961 में पूर्वी जर्मनी की सरकार ने बर्लिन की दीवार का निर्माण किया था। ये छोटा छोटा टॉपिक आप याद रखिएगा, क्योंकि यही से आपका क्वेश्चन बनता है। देखते हैं, दीवार की कुल लंबाई लगभग 155 किलोमीटर थी। कितनी थी दीवार की कुल लंबाई? ये भी आप याद रखिएगा कि दीवार की कुल लंबाई कितनी थी? 155 किलोमीटर थी। आगे देखते हैं, प्रभाव क्या पड़ा दीवार का। दीवार ने न केवल शारीरिक रूप से बर्लिन को विभाजित किया, बर्लिन इसके परिणाम स्वरूप दोनों ओर के लोगों के जीवन में भी गहरा प्रभाव पड़ा। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुआ। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे क्या बोलता है कि बर्लिन से कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है बर्लिन के बारे में, तो आप इस सारा टॉपिक को लिख दीजिएगा, क्योंकि इतना टॉपिक में सारा कुछ कवर किया गया है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछेगा आएगा उसमें, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के क्या कारण थे? आइए इसका आंसर देखते हैं। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कई महत्वपूर्ण कारण थे, जिन्हें रूस की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। इनमें कुछ
प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देखते हैं कुछ कारण क्या है। पहला कारण है कि आर्थिक समस्याएं और प्रथम विश्व युद्ध। आइए इसका देखते हैं। रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। युद्ध में रूस की हार हुई, जिससे जनता में असंतोष फैल गया। सेना को समय पर रसद और युद्ध सामग्री नहीं मिल रही थी, जिससे सैनिक भी असंतोष थी। और दूसरा कारण क्या था? निरंकुश शासन। रूस का जार निकोलस द्वितीय निरंकुश और क्या बोला? निरंकुश और स्वेच्छारी शासन कर रहा था, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा था। जार के शासन में ड्यूमा यानी संसद का कोई महत्व नहीं था और जार अपने दरबार के कुछ गिरे चुने व्यक्तियों की सहायता से ही शासन करता था। तो ये था क्वेश्चन दूसरा टॉपिक की निरंकुश शासन। आगे है भूमि वितरण की समस्या। क्या है? भूमि वितरण की समस्या। रूस की अधिकांश जनता कृषि पर आधारित थी, लेकिन भूमि वितरण की समस्या जटिल थी। अधिकांश भूमि जमींदारों के पास थी और किसान को कम भूमि मिली थी, जिससे उनकी गरीबी बढ़ रही थी और मजदूरों की दयनीय स्थिति। चौथा था क्या? मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की दशा भी बहुत खराब थी। उन्हें कम मजदूरी मिल रही थी और उन्हें गंदी बस्ती में रहना पड़ता था। मजदूरों को श्रमिक संघ बनाने का भी अधिकार नहीं था। तो यह था मजदूरों की दयनीय स्थिति। और पांचवा था कि सामाजिक असमानता। क्या था? सामाजिक असमानता। रूस के समाज में घरों असमानता थी। क्या था? घरों असमानता थी। समाज दो वर्गों में विभाजित थी, अधिकारी वर्ग और अधिकारहीन वर्ग। क्या क्या था? अधिकारी वर्ग और अधिकारहीन वर्ग। अधिकारी वर्ग के लोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। कैसा? विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, जबकि अधिकारहीन वर्ग के लोगों की स्थिति दयनीय थी। कृषि की दयनीय दशा। सातवां है कृषि की दयनीय दशा। देखते हैं। रूस के कृषकों की दशा में भी बहुत खराब थी। क्या थी? रूस के कृषकों की दशा भी बहुत खराब थी। अधिकांश कृषि भूमिहीन थी और जो भूमि पर काम करते थे उन्हें जमींदारों का शोषण सहना पड़ता था। तो प्यारे बच्चों, ये था 1917। क्या बोल रहा है कि 1917 ईस्वी रूसी क्रांति का कारण, जो कि हमने लिख दिया। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसी से पूरा चिपका देना है। आपका 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं। व्लादिमीर लेनिन कौन था? व्लादिमीर लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी राजनेता और विचारधारे थे। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी और राजनेता और विचारधारा थे, जिन्होंने 1917 की रूसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या निभाई थी? 1917 की रूसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह सोवियत संघ के पहले नेता थे और उन्हें मार्क्सवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। मार्क्सवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। लेनिन का जीवनी देखते हैं थोड़ा सा। क्या है? लेनिन का जीवनी देख लेते हैं। लेनिन का जन्म 1870 में रूस में हुआ था। ये आप याद रखिएगा। लेनिन का जन्म 1870 में हुआ था। कब? 1870 में। कहाँ पे हुआ था? तो रूस में हुआ था। ये आप याद रखिएगा। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और जल्द ही मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति आकर्षित हो गए। उन्हें रूसी क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई और 1917 में बोल्शेविक पार्टी के नेता बने। तो ये था लेनिन का जीवनी।
और लेनिन की विचारधाराएं देख लेते हैं। क्या है लेनिन की विचारधाराएं, उसके बाद इसकी उपलब्धि को देखेंगे। लेनिन ने मार्क्सवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया और इसे रूस संदर्भ में लागू करने का प्रयास किया। उन्होंने पूंजीवादी के खिलाफ संघर्ष को बढ़ावा दिया और मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए काम किया। तो ये था लेनिन का विचारधाराएं था। और लेनिन की उपलब्धि देखते हैं। क्या है लेनिन की उपलब्धि? दूसरे संघ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या है वह? दूसरे संघ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए काम किया। आर्थिक विकास, लेनिन ने सोवियत संघ में आर्थिक विकास के लिए काम किया और औद्योगिकरण में को बढ़ावा दिया। तो ये था लेनिन का उपलब्धियाँ। तो प्यारे बच्चों ये था क्या बोला व्लादिमीर लेनिन कौन था इसके बारे में। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये सारे लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर फुल में फुल मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे हैं कि दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? सोवियत प्रणाली की 2 कमियां हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन इस जगह ये नहीं होगा, इस जगह होगा कि सोवियत प्रणाली की क्या कमियां हैं। क्या हो जाएगा? सोवियत प्रणाली की क्या कमियां हैं, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ये आपका इसका आंसर नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है ना। आइए सोवियत प्रणाली की 2 कमियां देख लेते हैं। स्वतंत्रता की कमी। क्या है स्वतंत्रता की कमी? सोवियत प्रणाली में लोगों को अपनी बात कहने और सोचने की आज़ादी नहीं थी। सरकार का निरंतर बहुअधिकार था। क्या था? निरंतर बहुअधिकार था। आगे देखते हैं आर्थिक समस्याएं। सोवियत प्रणाली में अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल रही थी। सरकार नियंत्रण के कारण नावचार और प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती थी, जिससे अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही थी। ये था आपका क्या बोल रहा है सोवियत प्रणाली की 2 कमियां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 14 की जोसेफ स्टालिन की 2 उपलब्धियां हैं। बताइए जोसेफ स्टालिन की 2 उपलब्धियां देखते हैं। जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के नेता थे जिन्हें 1922 से 1953 तक शासन किया। उन्होंने उनकी उपलब्धि में से 2 प्रमुख हैं। क्या है? 2 प्रमुख उपलब्धि हैं। देखते हैं 2 उपलब्धि क्या क्या हैं। औद्योगिकरण, स्टालिन ने सोवियत संघ के औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की प्रयास किया, जिससे सोवियत संघ एक मुख्य औद्योगिक शक्ति बन गया। तो यह था औद्योगिक क्रांति। देखते हैं। और दूसरा बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध में जीत। क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में जीत। स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युद्ध में जीत हासिल की। स्टालिनग्राद की लड़ाई में सोवियत सेना की जीत पे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए और युद्ध के परिणाम को बदल दिया। तो प्यारे बच्चों ये था आपका क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस चैप्टर से एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो इस चैप्टर जितना हम बताए हैं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। प्यारे बच्चों इस चैप्टर का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आए हमने। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का संपूर्ण MCQ क्वेश्चन वो भी निचोड़ ले आए तो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन खोला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। अगर लाएंगे भी तो इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक हमने ज़रूर दे देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।